हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 161 अगम लोक में शिकार शादी की बात। शौर्य अपने परिवार के साथ उनकी साधना की प्रोग्रेस और युद्धकला की जांच करने के लिए उन्हें आगम लोक ग्रह पर लेकर आया था। इस ग्रह पर शौर्य ने अपने परिवार के लोगों को कई टीम में बांटकर उन्हें खूंखार जानवरों के शिकार पर भेज दिया था। इस जांच में शौर्य ने देखा कि उसके परिवार के बाकी सदस्य शिकार के दौरान इतनी फुर्ती से शिकार नहीं कर पा रहे थे। पर अद्विका इसके पूरा विपरीत इन जानवरों को किसी खून के प्यासे की तरह ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। अद्विका ने 1 घंटे के अंदर उससे मिले हुए इलाके के लगभग सभी जानवरों को मार दिया था। उसके खौफ से कई जानवर उस इलाके को छोड़कर बाहर भाग गए। इधर वरुण और अरुण भी किसी मंझे हुए शिकारी की तरह घात लगाकर उन जानवरों को चुन चुनकर मारे जा रहे थे। उनकी रफ्तार भी अद्विका से कम नहीं थी। बाकी टीम भी अब धीरे धीरे छोटे छोटे शिकार करना शुरू कर चुकी थी। जब शौर्य ने देखा कि उनकी एक टीम जिसे विराज लीड कर रहा था वो लोग किसी शिकारी जानवर से भीड़ गए हैं तो शौर्य उन्हें बड़ी उत्सुकता के साथ देखने लगा। इस वक्त विराज के सामने एक गॉडजिला जितना बड़ा एक डायनासोरस खड़ा था। इस जानवर के सामने विराज और उसकी टीम किसी चित से कम नहीं लग रहे थे। पर विराज ठहरा एक ट्रेन एजेंट जो मुसीबत में भी पैनिक नहीं होता। विराज ने अपनी तलवार को बाहर निकाला और उस जानवर से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। उस जानवर की ताकत भी किसी मणिपुर चक्र जागृत किए हुए साधक से कम नहीं थी। विराज ने तुरंत इशिका से कहकर बाकी लोगों को दूर पीछे भेज दिया। उसके बाद उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और छलांग लगाकर उस जानवर के पैर पर उसने हमला कर दिया। विराज की रफ्तार बहुत अधिक थी जिस वजह से उस जानवर को कोई हलचल करने का मौका नहीं मिला। विराज की तलवार उस जानवर के पैरों पर लगते ही उस तलवार ने उस जानवर के पैर को मक्खन की तरह 2 हिस्सों में काट दिया, जो खुद विराज के लिए एक शौकन बात थी। विराज को यह देखकर कॉन्फिडेंस आया और चिल्लाते हुए बोला, सब लोग डरना बंद करो और एक साथ इसके अलग अलग अंगों पर हमला करो। ये कोई लोहे का बना हुआ जानवर नहीं है। इतना कहते ही विराज की माँ और पापा ने भी अपने हथियार निकाले और उस जानवर को उन्होंने घेर लिया। दूसरी ओर से इशिका ने अपना खंजर निकालकर एक ऊंची छलांग लगाकर उस जानवर के गले पर गहरा कट लगा दिया। कुछ ही देर में उन चारों ने मिलकर उस जानवर को पस्त कर दिया था। इसी तरह कुछ ही देर में परिवार के बाकी लोगों को तुरंत समझ आया कि उन्हें इन जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी अपने हथियारों से उन जानवरों पर हमला करना शुरू किया और देखते ही देखते सभी लोगों ने अकेले ही उन जानवरों को खत्म करना शुरू किया। अब उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वे सब बड़े बड़े विशालकाय जानवरों से भी सीधा भिड़ने लगे थे और उनकी अपनी युद्धकला के उपयोग में भी सुधार होने लगा था। बस अद्विका के टीम में बाकी लोग सिर्फ लाशें जमा कर रहे थे और अद्विका लाशें बिछाते जा रही थी। शौर्य ने जब अद्विका की टीम की हालत को देखा तो अपना सिर पीट लिया। उस वक्त चित्रा और माया शौर्य को चिढ़ा रही थी। बड़े दादाजी ने भी टांग खींचते हुए कहा, मेरे परिवार की ये बहू शौर्य जैसे बेलगाम घोड़े को सही से लगाम लगा सकती है। मुझे अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जामवाल दादाजी बोले, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खूंखार लड़की तुमसे पटी कैसे, पर जो भी हो तुम जैसे सनकी को यही लड़की सूट करती है। शौर्य इन सब की बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो रहा था। इन बातों से बिल्कुल अनजान अद्विका अंधाधुंध रास्ते में मिलने वाले हर उस खूंखार जानवर को मार रही थी जो उसे डरावना लग रहा था या फिर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। सभी टीम समान प्रोग्रेस दिखा रही थी। तो दूसरे तरफ शौर्य के डायमेंशन से आई हुई लड़कियां इन सब में ताकतवर होने के बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे किसी को मारे, पर जब उनमें से एक साथी पर खुद उस जानवर ने हमला किया तो वे सब समझ गई कि उन्हें अपनी ताकतों का उपयोग करना जरूरी है। इस बात का एहसास एक बार उन लड़कियों को जो हो गया, वे लोग पूरी तरह से किसी किलिंग मशीन की तरह बदल गई और फिर उन्होंने भी अपना कत्लेआम शुरू किया। आज शौर्य के परिवार के लोग उन जानवरों को मार रहे थे जिन्होंने इस जंगल में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। ये जानवर इस जंगल के सबसे बड़े शिखा थे, मगर शौर्य के परिवार वालों ने उनका ये वहम एक ही झटके में तोड़कर रख दिया। जब सभी लोगों को लगा कि उनका स्कोर इस इम्तिहान को पास होने लायक बन गया है तो वे सब वापस उस जगह लौट आए जहां शौर्य और बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे।
वापस आकर सभी लोगों ने उन जानवरों के लाशों का ढेर लगा दिया। जब शौर्य ने इतनी सारी लाशें देखी तभी सिस्टम की आवाज उसके कान में सुनाई दी, होस्ट आप इन लाइन को स्टोर करके रखो क्योंकि भविष्य में ये लाशें आपके बहुत काम आने वाली है। शौर्य सिस्टम की बात को समझा तो नहीं पर फिर भी उसने इन लाशों को ताजा रखने के लिए उन्हें अपने ब्रेसलेट के स्टोरेज में रख दिया। सभी लाशें जमा कर लेने के बाद सभी को देखकर बोला, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे परिवार ने शिकारियों का ही शिकार कर दिया है। आप ऐसे ही अपनी साधना का उपयोग करके अपनी शक्तियों को बढ़ाकर और अधिक तरक्की कर पाओगे। उसके बाद शौर्य अद्विका की टीम की ओर मुड़ा और बोला, अद्विका मैं जानता हूं कि तुम भी अपने साथ आए लोगों को अंत तक बचा रही थी, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वे लोग भी इस जांच में अपनी शक्तियों को परखने के लिए आए थे। और जो तुमने उनके साथ किया उसे अति प्रोटेक्टिव होना कह सकते हैं, और तुम्हारी इसी हरकत के बजाय से तुम्हारे टीम के बाकी के लोग अंत तक अपनी शक्तियां इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तुम्हारी अति प्रोटेक्टिव होने की वजह से वो लोग कमजोर के कमजोर रह गए हैं। अद्विका ने शौर्य की बातक सुन तो उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने अपने टीम के लोगों से सिर झुकाकर माफी मांगी और बोली, मुझे माफ कीजिए, मेरी लापरवाही की वजह से आप लोग अपनी शक्तियां परख नहीं पाए। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी कि आप लोग भी इस जांच में सक्रियता से हिस्सा ले पाए। इतना कहकर अद्विका शौर्य के पास आए और गुस्से से एकदम धीमी आवाज में उसे बोली, मुझे लगा तुम तो मेरी तारीफ करोगे लेकिन तुम तो बड़े ही खड़ूस हो। ऐसा कौन अपनी बीवी की गलतियां सबके सामने गिनाता है? अद्विका की नाराजगी दूर करने के लिए उसका सिर सहलाया और बोला, जो गलतियां सभी के सामने बताई जाती है उन्हें वह इंसान सबसे पहले सुधार लेता है ताकि फिर एक बार शर्मिंदा ना होना पड़े। और कोने में ले जाकर बताई गलतियां वो होती है जो धीरे धीरे सुधार की जाती है और उन्हें तुरंत नहीं बदला जाता या वह इतनी बड़ी नहीं होती। शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनकर अद्विका ने धीरे से शौर्य के सीने पर हल्के हाथ से घूसा मारते हुए नाक को मोड़कर वह वहां से चली गई। इधर बाकी लोगों की तरक्की को देखकर शौर्य बहुत खुश हुआ। उसके बाद परिवार के सभी लोगों को टेलीपोर्टेशन सारणी पर लाया और उन सभी को वापस विला पर लेकर आ गया। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर अपने खून से शरीर को धोना चाहते थे, तो जैसे ही वे वापस आए तो सब लोग भागकर बिना कुछ कहे अपने कमरे में दौड़कर चले गए। माया, चित्रा और बाकी लोग वापस डायमेंशन के अंदर चले गए। कुछ ही देर में सुबह हो गई थी और सभी लोगों ने थोड़ा आराम करके खुद को थकान से मुक्त करवा लिया था। जब सभी लोग मेन हॉल में आए तो शौर्य ने उन्हें आज का महत्वपूर्ण काम बताया, जो था अद्विका के घर जाकर रिश्ते की बात करना। इस वक्त अद्विका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था, साथ ही वह इस बात से डर रही थी कि जब शौर्य का पूरा परिवार उसके घर आएगा तो उनके घर में बैठने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तभी बड़े दादाजी बोले, शौर्य की शादी के बात करने में बड़ी बहू प्रमोद और जामवाल जाएंगे, बाकी लोगों को आने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमारे मेहमानों को तकलीफ हो सकती है। ये सुनकर सभी ने इस बात पर हामी भर दी थी। सभी लोग अब विला के अंदर बोर हो रहे थे, तो शौर्य ने उन्हें इस खाली समय का साधना के लिए उपयोग करने के लिए डायमेंशन के अंदर भेज दिया। शौर्य अद्विका को लेकर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर उसे लेकर एज चल रहा था। वहीं उसके पीछे जामवाल और बड़े दादाजी बड़े चाचा चाची के साथ पिछली कार में आ रहे थे, जो एक रोल्स रॉयस थी। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां परमार परिवार के घर के बाहर खड़ी हो गई। अद्विका ने तुरंत घर के अंदर जाकर अपनी माँ और बहन को रेडी होने के लिए कहा। अद्विका ने अपनी माँ और बहन को इतना बुरा डराया था कि वे दोनों किसी नौकरानियों की तरह घर के सारे काम करने लगी थी। कुछ ही देर में शौर्य और उसके बाकी परिवार वाले वहां अंदर आ गए और उन्होंने अपने साथ लाया शगुन रीना के हाथ में दे दिया। तभी विक्रम दादा की नजर जामवाल दादाजी पर पड़ी और हंसते हुए बोले, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि शौर्य इतना बेखौफ होकर अपने मर्जी से पूरे परिवार को गायब कर देता है, मगर फिर भी सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इतना कहकर विक्रम परमार अपनी जगह पर खड़े होकर जामवाल दादा से फौजी अंदाज में आगे आकर हाथ मिलाया। फिर उन्होंने बड़े दादाजी को भी नमस्कार किया और सभी को अंदर सोफे की ओर इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। फिर विक्रम सिंह ने बड़े दादाजी को ईसा को भाव से देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि अग्निहोत्रियों ने एक शेर को जन्म दिया है। मैं तो उसका फैन बन गया जब मेरी उसके साथ पहली मुलाकात हो गई थी। मैंने तो उसे उसी वक्त मेरी पोती के लिए चुन लिया था, और अब तो मेरी पोती भी उसके साथ शादी के लिए तैयार है, तो फिर मैं आगे क्या बोलूंगा। अब बस कोई अच्छा दिन देखकर इन दोनों को विवाह के बंधन में जल्द से जल्द बांध दो।
विक्रम सिंह ने ये बात इतनी खुलकर कही कि सभी लोगों को बात को सी की जरूरत ही नहीं पड़ी। इधर जमवा दादाजी ने फिर कमांड संभाली और बोले, विक्रम, मैं इसी शादी में एक और शादी को भी निपटाने की सोच रहा हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? ये सुनकर विक्रम सिंह मजाक करते हुए बोले, लगता है तुम सच में जवान हुए हो, इसलिए एक और शादी करना चाहते हो। ये सुनकर सभी लोग हंसे। फिर बड़े दादाजी बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम हमारे एक और पोते विराज की बात कर रहे हैं। वह और उसकी होने वाली पत्नी IPS है और काफी दिनों से एक साथ काम कर रहे हैं। उनकी सगाई तो पहले ही हो गई है, अब बस हम उनकी शादी भी इस बार निपटना चाहते हैं। ये सुनकर विक्रम सिंह हंसते हुए बोले, आप भी क्या मजाक करते हैं? भला हमें कौन सी प्रॉब्लम होगी? आप चाहे तो इनके सदी में 10 और शादियां कर डालो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये सुनकर सभी लोग खुश हुए। तभी बड़ी चाची उठकर किचन में चली गई। किचन में इस वक्त रीना और विदिशा किसी नौकरानी की तरह अपना काम कर रही थी। उनके मन का शौर्य और अद्विका का डर बहुत ही खतरनाक था। वो लोग किसी भी तरह का बखेड़ा खड़ा करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर की अद्विका के लिए नफरत अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब बड़ी चाची अंदर आए तो दोनों माँ बेटियों को ये लगा कि ये शेर की असली माँ है, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाते हुए कहा, समधन जी आए, हम आपको इस शादी से पहले कुछ बताना चाहते हैं। उनकी ये बात सुनकर बड़ी चाची के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत उनके पास जाकर पूछा, हाँ बोलिए समधन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सुनकर रीना ने एक बार बाहर की तरफ देखा और डरते हुए बोली, मेरी बड़ी बेटी बहुत ही बदतमीज और गुस्सैल है। अगर आप उसे अपनी बहू बनाना चाहती है तो एक बात याद रखना कि उसे कभी गुस्सा मत दिलाना। ऊपर से वह कई लड़कों के साथ पहले भी घूमती थी। उसे उसके दादाजी ने बिगाड़ कर रखा है। अब ऐसी लड़की जो लड़कों के साथ घूमती थी तो वह कैसे कभी साफ सुथरी हो सकती है? मेरा काम तो आपको आगाह करना था, तो मैंने कर दिया। रीना ने अपना आग लगाने का काम बखूबी एक झटके में किया और फिर इधर उधर की बातें करने लगी, क्योंकि उसे किसी के सीधी उतरने की आवाज सुनाई दी। इस वक्त अद्विका अपने कमरे से शादी पहनकर नीचे उतर रही थी। बड़ी चाची भी समझ गई कि अद्विका की माँ अद्विका से बहुत डरती है, और उन्होंने तो अपने आंखों से देखा था कि अद्विका कैसे खूंखार जानवरों को भी डरा सकती है। उनके मन में अब अद्विका के बारे में कई सवाल थे। उसी सोच में वह खींचे में वैसे ही खड़ी रही। तभी अद्विका ने सीढ़ियों पर खड़े रहकर आवाज दी, विदिशा, जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर हॉल में आओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब अद्विका की नजर बड़ी चाची पर पड़ी तो वह तुरंत ही लपक कर उनके पास गई और बोली, बड़ी माँ, आप किचन में क्या कर रही है? चलिए आप मेरे साथ बाहर बैठिए, ये दोनों यहाँ का काम संभाल लेगी। अद्विका की ये बात सुनकर बड़ी चाची ने अद्विका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अद्विका, तुम अपनी माँ और बहन के साथ ऐसा नौकरों वाला व्यवहार नहीं कर सकती। ये तुम्हारे परिवार के अपने लोग हैं, तुम्हें ऐसा बर्ताव शोभा नहीं देता। बड़ी चाची की बात सुनकर अद्विका को तुरंत अंदेशा हो गया कि इन माँ बेटियों ने कुछ तो पट्टी इन्हें पढ़ाई है। अद्विका चाची का हाथ पकड़ते हुए बोली, बड़ी माँ, अगर आपको इन दोनों की सच्चाई पता होती तो आप ऐसा ना कहती। इन दोनों ने मिलकर मुझे लगभग बेच दिया था कुछ दिनों पहले, वो भी मेरी बहन के कंपनी के मालिक को, वो भी सिर्फ विदिशा के प्रमोशन के लिए। ऊपर से इन दोनों ने मेरे साथ हमेशा ही बुरा बर्ताव किया था। मुझे तो बार बार लगता है कि मेरी माँ के मौत के पीछे भी इसी चुड़ैल का हाथ है। उस दिन अगर शौर्य समय पर मुझे बचाने नहीं आता तो मैं आज आपके सामने ऐसे खड़ी नहीं होती। अद्विका के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी चाची को सारा मांजरा समझ आ गया। अब तक उन्हें लग रहा था कि अद्विका उनकी सगी बेटी है, पर अब असलियत सामने आ चुकी थी। बड़ी चाची ने फिर इस बात पर आगे कुछ नहीं कहा और अद्विका का हाथ पकड़कर बाहर हॉल में चली गई। इधर अद्विका को शादी में देखकर शौर्य की धड़कनें मानो शताब्दी एक्सप्रेस के स्पीड में दौड़ने लगी थी। उसने जैसे तैसे खुद को काबू किया और चुपचाप बैठा रहा। शौर्य की हालत सिर्फ वाहन बैठे लोग ही समझ सकते थे, क्योंकि उनकी भी आंखें बाहर आ गई थी अद्विका को देखकर। अद्विका बेहद हसीन और सुंदर लग रही थी। अब बस शादी की तारीख फाइनल करके शौर्य को शादी एक बार खत्म करके समरलोक के लिए चले जाना था। क्या शादी की बात पूरी हो पाएगी या आएगी कोई समस्या? क्या रीना और विदिशा इस हरकत के बाद अद्विका और शौर्य के हाथों से बच पाएंगे? अब क्या होगा आगे?